हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स मई 2022 के करंट अफेयर्स है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर बार बोलती हूँ आपको कि अगर 20-25 पेज आते हैं, हर पेज पे 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप डबल भी कर दोगे तो आप खुद सोचो कि मैं हर क्लास में आपको लगभग 50 पॉइंट्स पढ़ाती हूँ, 50 to 60 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाती हूँ। आप टाइम लगाओगे, बहुत टाइम लगा करके आप बहुत चीजें पढ़ोगे, टाइम वेस्ट होगा। मैं ट्राई करती हूँ कि सीधा पॉइंट्स की फॉर्म में आपके लिए लेकर आ जाऊं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको और जगह पे टाइम ज्यादा ना लगाना पड़े। तो इससे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने अगर इतना टाइम आपके लिए लगाया तो आप एक लाइक का बटन जरूर दबा दोगे, शेयर फ्रेंड्स के साथ करोगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगर उनके एग्जाम में सेक्शन आता होगा करंट अफेयर्स का, तो ये सेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनको फायदा होगा। अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्या गुरु के, प्लीज डू दैट, कर दीजिए। करेंगे, बेल आइकॉन साथ में जरूर दबाइएगा, तभी नोटिफिकेशन आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में आप देख पा रहे हो, मैं बात ही ऐसे कर रही हूं। अगर आपको इंग्लिश का सेशन देखना है तो स्विच टू दैट इंग्लिश मीडियम सेशन, बिकॉज दैट ऑल्सो गेट्स अपलोडेड ऑन आवर चैनल, ऑन आवर पोर्टल। आप वहां पर इंग्लिश का सेशन देख सकते हैं इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं सेशन रैप अप करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूं, आप जो मैं पढ़ा रही हूं वो याद कर लें। मैं धीरे बोलूं, मैं रिपीट करूं तो याद रखना आप ये सारा कुछ जानबूझ के हो रहा होगा, क्योंकि मेरा एक ही पर्पस है, जो पढ़ाया जा रहा है वो सब बच्चों को याद हो जाए। पहला क्वेश्चन देखने से पहले हेडिंग क्या है? अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस। इससे मैं आपको एक बात हर बार बताती हूं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूं। टॉपिक वाइज का मतलब भी यही है। इससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि आप अपॉइंटमेंट्स भी पढ़ लोगे, आप इलेक्शन भी पढ़ लोगे, आप बुक्स भी पढ़ लोगे, आप स्पोर्ट्स भी पढ़ लोगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ लोगे, तो ये सारी चीजों से आपको ये समझ में आएगा कि आप कैटेगरी वाइज सारी चीजें कवर कर पाओगे। अब हमारा टाइटल देखो आप, अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस है। पहले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आज की क्लास का लग रहा है वो है 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नाम है इनका राजीव कुमार। आप देखते जाइए, सामने भी जो पिक्चर्स लगाई हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, उनकी भी पिक्चर देखिए यहाँ पे। एलिजाबेथ बॉर्न है, पार्टी ऑन मार्च है। पार्टी क्या है? ऑन मार्च है। अब आप इसको जैसे मर्जी बोलिए, हम यहां पर बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर आप पार्टी का नाम नहीं याद रखते हो, आप उसको इन मार्च बोल के याद नहीं करते हो, आप पार्टी का नाम नहीं रिटेन कर पाते हो, तो एग्जाम में आपको बता दूं बहुत बार यही होगा कि नाम प्राइम मिनिस्टर का दे दिया जाएगा और आपसे सिर्फ पार्टी ही पूछ ली जाएगी। तो आप नंबर अपना गवा दोगे, ये करिएगा मत। इन मार्च पार्टी की है, एलिजाबेथ बॉर्न, और ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, अब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जैसी बड़ी चीज जब हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं उसका कोई नया प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो जो बनाया जा रहा होगा उसका कोई बैकग्राउंड होगा, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग से बैकग्राउंड से होगा। हम कह रहे हैं ये संजीव बजाज जो आप देख रहे हैं, ये सीएमडी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड के। पहले ही मैं कह रही हूं इन्हें ही प्रेसिडेंट बनाया गया है सीआईआई का। आपको सीआईआई की तरह ही लिखा हुआ मिलेगा। इनके लोगों में भी आपको कोई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोलता हुआ भी नजर नहीं आएगा, सब जगह पे सीआईआई ही लिखा हुआ होता है। तो आपको ऐसे ही याद करना है बस। सीआईआई के नए प्रेसिडेंट कौन? संजीव बजाज। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, नाम में ही बजाज आ रहा है, इसलिए इतना मुश्किल होगा ही नहीं रिटेन कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। खुद सोचिए, अभी तक आप 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कहने को ये एक पेज है, लेकिन इस एक पेज में 4 अपॉइंटमेंट्स है। क्या आपको ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर या फिर फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे? क्या आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा? तो अपनी तरफ से सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। प्लीज एक भी क्वेश्चन मिस मत करना आप। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नाम है इनका एंथनी एल्बनीज। ठीक है, एंथनी एल्बनीज इनका नाम है। मैं कह रही हूं लेबर पार्टी के हैं। पार्टी का नाम आप लिखिए, नोट्स बनाते हैं, ये समझिए। आप लोग कहते हो ये दे दो, आप इसको शेयर कर दो, पीडीएफ शेयर कर दो। आप ये समझिए, हर बार मैं आपको ये बोलती हूँ आप नोट्स बनाइए।
अपने हाथ से लिखने से हमेशा याद होता है। जब स्कूल में आप पढ़ते थे, टीचर आपको पढ़ाते थे तो आप खुद लिखते थे, यही करना है आपको, हाथ से लिख के नोट्स बनाने हैं। यही करने से आपको याद हो जाएगा। प्लीज समझिए, ये लिखने का पर्पस, इतने सारे पॉइंट्स आपको साथ में लेबर पार्टी ऐड करना है, यही मैंने बताया। अब जब हम अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस पढ़ रहे हैं, इसमें अब आप ये देखो कि यूएई के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, यूएई के नए प्रेसिडेंट बने हैं, आपने देखा होगा। तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, आपने सुना था, आपने डेथ की खबर भी सुनी थी पुराने वाले जो थे। अभी आपको न्यू प्रेसिडेंट का नाम अगर बताया जा रहा है तो पुराने के साथ खिचड़ी नहीं पकानी है आपको, बस सिर्फ नए कौन बने हैं वो याद रखिएगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट में आप देखिए 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, पार्टी बीजेपी, कोई इलेक्शन हुआ नहीं है, बस बीजेपी ने अपने चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के बदल दिए हैं। तो हम कह रहे हैं कि 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के मानिक साहा को बना दिया है, पार्टी मैंने लिख दी है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो आपने बहुत सुना, बहुत पढ़ा श्रीलंका के बारे में, तो जो एग्जाम में आएगा वो कहानी नहीं होगी कि वहां क्या हुआ कैसे हुआ, नहीं जानना है वो आपको क्या जानना है कि अब नए वहां के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, प्लीज इसीलिए याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाम है रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे, ऐसे करके पढ़िए, नाम याद रखिए, और साथ में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के हैं, ये भी याद रखना है। नाम प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज कॉन्वर्सेशन में हो तो उसके अंदर हुई कोई भी बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे यूनाइटेड नेशनल पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टारिका। कोस्टारिका भी आप जानते हैं बहुत ऐसी कंट्री है, मतलब वेल ऑफ टाइप की, अमीर टाइप की कंट्री है। तो हम कह रहे हैं कोस्टारिका के नए प्रेसिडेंट रॉड्रिगो चेव्स नाम है इनका, रॉड्रिगो चेव्स नाम है इनका, नाम याद रखिए, पिक्चर के साथ थोड़ा सा रिलेट करिए। और नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, नाम है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। हम ये फिलीपींस की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ सकते हैं, फ्रांस नहीं छोड़ सकते हैं, यूएई नहीं छोड़ सकते हैं, हम ना तो कोस्टारिका छोड़ सकते हैं और ना ही हम फिलीपींस छोड़ सकते हैं। तो सारे के सारे देश, इनके सारे के सारे हेड्स इतने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। आप कोई भी एग्जाम देके देख लो जिसमें करंट अफेयर्स आता है। तो न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी की बात हो रही है एक्चुअल में, ऑफ एचपीसीएल। तो न्यू सीएमडी ऑफ एचपीसीएल हम कह रहे हैं पुष्प कुमार जोशी बने हैं। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, अच्छा फॉरेन सेक्रेटरी भी पूछ लिए जाते हैं आजकल, तो इसलिए क्वेश्चन आता है, रादर पहले भी आता था लेकिन कम आता था, बहुत आने लग गया है। विनय मोहन कवात्रा, न्यू फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन कवात्रा इनका नाम है। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, आपको ये हर हाल में लिखना होगा और याद करना होगा। अच्छा, अगर आपको ये कंसर्न लगे कि मैंने पढ़ाया आप इतनी जल्दी लिख नहीं पाए, तो उसी समय पॉज कर लीजिए और पहले पॉइंट्स लिखिए अपने हाथ से, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जब मैं जाती हूं तब वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, इससे आप लिख पाओगे। क्योंकि वीडियो में यही तो बेनिफिट है ना कि आप पेस अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। अब जब मैं आगे बढ़ रही हूं, इंडिया इन फोकस, फिर वही बात, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं। हर चीज में इंडिया की अगर कहीं बात भी हो जाए और बहुत बढ़िया सा कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो आपके सामने हम ले आएंगे। हम कह रहे हैं यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, पैसा इंडिया में आ रहा है, इनफ्लो पैसा इन इंडिया में आ रहा है। किन देशों ने सबसे ज्यादा लगाया है उस सीक्वेंस में बात करते हैं, किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा आया है वो भी बात करते हैं। जब मैं कहूं इसको पढ़ के $83.57 बिलियन, हाँ इतना सारा इनफ्लो, इतना सारा एफडीआई इंडिया में आया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, ठीक है। जब मैंने कहा कि टॉप इन्वेस्टर्स कौन है, वही जो मैं आपको कह रही थी कि किसने ज्यादा लगाया और किन स्टेट्स में ज्यादा गया, तो सिंगापुर टॉप पे है, सेकेंड नंबर पर यूएसए है और थर्ड नंबर पे मॉरिशस है। अब जब बात करें टॉप रिसिपिएंट स्टेट्स,
रेसिपिएंट में छुपा हुआ रिसीव, रिसीव पढ़ लीजिए। तो हम कह रहे हैं जो जिन स्टेट्स ने रिसीव किया, रेसिपिएंट्स रिसीव किया, तो सबसे पहले नंबर 1 पे कर्नाटका, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। नेक्स्ट, इंडिया इज चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ। अच्छा, किसी को चेयर कहा जा रहा है तो उसको हेड कहा जा रहा है कि वो हेड बन रहा है, वो हेड कर रहा है। तो इंडिया इज चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर 22 to 24। टाइम भी याद रखना है। किसको चेयर कर रहा है ये याद रखिए, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। तो 22 से 24 तक इलेक्शन अथॉरिटीज जो है, एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज है, उसको चेयर कर रहा है इंडिया। अब यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि इस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर है। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। तो मनीला कहां है? फिलीपींस में। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हेडिंग क्या है? स्पोर्ट्स न्यूज है। अब स्पोर्ट्स न्यूज में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। इंडिया विन थॉमस कप। पूरा सोशल मीडिया पे थॉमस कप, थॉमस कप, थॉमस कप आ रहा था। तो आप बहुत सारे तो पहले ही थॉमस कप पढ़ चुके होंगे, तो मैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे मैंने क्या बनाया पहले वो देखिए आप, किससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा। तो हम कह रहे हैं इंडिया ने थॉमस कप जीत लिया। 2022 वाला किसको हरा के जीता? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा ना, किसको हरा के जीता? इंडोनेशिया को। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है साउथ कोरिया ने जीता उबर कप 2022 बाय बीटिंग चाइना। ठीक है, दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया। साउथ कोरिया ने जीता उबर कप 2022। किसको हरा के जीता? चाइना को हरा के जीता। इंपॉर्टेंट है। कहां पर हो रहा था ये उबर कप 2022? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, वेन्यू भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपने बहुत सुन लिया होगा, बहुत जगह सोशल मीडिया पे पहले ही निखत जरीन बहुत फेमस हो गई है। तो निखत जरीन 52 kg कैटेगरी। ठीक है, निखत जरीन 52 kg कैटेगरी में गोल्ड लाई है। कौन से इवेंट में, कहां, कौन सा कंपटीशन था? तो 12वें नंबर का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद समझ पा रहे हो। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 12वें नंबर का, जिसमें निखत जरीन 52 kg कैटेगरी में गोल्ड लाई हैं। हम कह रहे हैं किसको हराया है इन्होंने? जिटपोंग जुटामस को हराया है। ठीक है, जिटपोंग जुटामस को हराया, थाईलैंड की है। और ये हो कहां रहा था? इस्तांबुल, टर्की में हो रहा था। इस्तांबुल, टर्की में हो रहा था। क्या? 12वें नंबर का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। जीता कौन? निखत जरीन। पर किस कैटेगरी में? हम कह रहे हैं 52 kg कैटेगरी में। हम बात उनकी करते हैं मेजरली जो गोल्ड लाते हैं, इसीलिए हम इनको ऐसा बोल रहे हैं कि कौन जीता। बिल्कुल वही जीती, क्योंकि वो गोल्ड लेके आई इस कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओडिशा विंस 2022 हॉकी सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप। पहले तो आपको ये लगेगा ओडिशा कहां से आ गया, तो आपने ये तो पढ़ा ही नहीं कि यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप लिखा है। तो नेशनल चैंपियनशिप हो रही है ना, तो नेशनल चैंपियनशिप में किसी एक स्टेट को हरा के कोई एक स्टेट जीत गई। तो ओडिशा जीत गया, कर्नाटका को हरा के जीत गया। ओडिशा जीत गया, कर्नाटका को हरा के जीत गया। 12वें नंबर का 2022 वाला हॉकी चैंपियनशिप था। पहले तो वो सीनियर विमेन्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा पक्का से, गलती नहीं होनी चाहिए है। सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप थी 2022 वाली, 12वें नंबर की। ओडिशा जीत गया कर्नाटका को हरा करके। रनर अप का नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपको हर हाल में रनर अप का नाम आना चाहिए। नेक्स्ट, हरियाणाज मैस्कट एट 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब यहां पे धाकड़ आ गया। आपको पहले ये पिक्चर देखिए, इसके अंदर आपको 2 परमानेंट मैस्कट दिख रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2 परमानेंट मैस्कट दिख रहे हैं। परमानेंट मैस्कट के अंदर एक जया है जो ब्लैक बक है,
और हमने कहा एक टाइगर है जो विजय है, तो इसका मतलब जो जया और विजय है ना, ये परमानेंट मैस्केट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है, धाकड़ बहुत फेमस हो रहा है तो सबने धाकड़ ही लिखना स्टार्ट कर दिया। आप जाकर के गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी चेक करिए, उस पे भी लिखा हुआ है। आप कभी भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखेंगे तो आपको जया और विजय मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ये बता दूं, इस बार हरियाणा में हुआ है, हरियाणा का मैस्केट धाकड़ है, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इसलिए आप धाकड़ भी याद कर लीजिए, लेकिन जो परमानेंट मैस्केट्स हैं वो आपको मैंने दिखा दिए और बता भी दिए, वो रहेंगे ही रहेंगे हमेशा। अगर परमानेंट मैस्केट्स टाइगर मतलब जया और विजय नहीं होते तो आपको बता दूं ऐसी पिक्चर भी होती ना कहीं पर अवेलेबल। वो यहां पर हैं धाकड़ और हम कह रहे हैं जया और विजय, सब साथ में लगा दिए हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए जया और विजय नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ मैस्केट पूछा हुआ है, तो आप आंसर धाकड़ लगा दीजिएगा, इसीलिए ही आपको मैं ये पढ़ा रही हूं, प्लीज याद रखिए। तो हरियाणा का मैस्केट है वैसे 2021 वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो चौथे नंबर के हैं। इंडिया का रैंक 2021 डेफ ओलंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में 24वें नंबर के थे ये, जो कहां पर हुआ, कैसियस डोसुल ब्राजील में। अब ध्यान से ये देखिए, इंडिया का रैंक बताना था, तो इंडिया का रैंक 9th नंबर का। अब मैंने ये जो भाषा लिखी दी है यहां पर 8G 1S 8B, तो ये मैंने कोई 8G 4G 5G नहीं करना स्टार्ट कर दिया है। मैं यहां पे आपको बता रही हूं कि इंडिया 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज, तो ये जो था ये इंडिया ने अचीव किया है, ये इंडियंस को मिला है। इसके अंदर डेफ ओलंपिक्स के अंदर यहां पर ऐसा इंडिया ने परफॉर्म किया, इसकी वजह से इंडिया का रैंक 9th नंबर का। याद रखिएगा, इंडिया का रैंक 2021 वाले डेफ ओलंपिक्स 24वें नंबर के थे जो ब्राजील में हुआ था, उसमें इंडिया का रैंक 9वें नंबर का। प्लीज याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। अब डे पढ़ते ही हमारा हेडिंग, हमारा टॉपिक हो गया चेंज। अब हम पढ़ रहे हैं मे के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी इंपॉर्टेंट थीम्स, अगर वो है इंपॉर्टेंट तो। वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन डे, वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्संस एंड हेल्दी एजिंग। दोबारा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्संस एंड हेल्थी एजिंग, ये है किसका थीम, वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का। तो इतना लंबा थीम और इतना लंबा डे, याद रखिए क्या करें, एग्जाम में आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को ऑब्जर्व करते हैं। प्लीज याद रखिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई, यहां पर ध्यान रखिए। और इंटरनेशनल नर्सेस डे 12th मई को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17th मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, अब एक्चुअल में ये 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। ये पहले तो आप ये याद रखिए कि 14 मई है, ठीक है, 14 मई है और 8 अक्टूबर है, लेकिन यहां पर एक चीज पढ़िए, वहां पर ब्रैकेट में आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि इस साल 8 अक्टूबर सेकेंड सैटरडे पड़ रहा है, तो हर सेकेंड सैटरडे को हम कह रहे हैं अक्टूबर के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। अब ये चीज जो है, जो एप्लीकेबल हो रही है, वो सिर्फ अक्टूबर पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है, वो मई पे भी एप्लीकेबल हो रही है। दोबारा सुनिए, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई और 8 अक्टूबर लिख दिया। हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस साल 2022 में 14 मई और 8 अक्टूबर को सेकेंड सैटरडे पड़ रहे हैं। इसका मतलब हर सेकेंड सैटरडे ऑफ मई, हर सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब
तो इसका थीम देखिए, लाइट पोल्यूशन। लाइट का मतलब वो बिजली वाली लाइट है, वो उसकी बात हो रही है। लाइट पोल्यूशन बत्तियों वाली लाइट हो रही है एक्चुअल में, बल्ब्स वाली। तो लाइट पोल्यूशन, इट्स इम्पैक्ट, जिससे बर्ड्स अफेक्ट होते हैं एक्चुअल में, तो वो वाली लाइट वाला, वो वाला पोल्यूशन की बात की जा रही है। तो थीम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लाइट पोल्यूशन, इट्स इम्पैक्ट। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का हम कह रहे हैं इस बार का थीम। बैंकिंग एंड फाइनेंस, अब यहां से वो स्टूडेंट जो बैंकिंग का एग्जाम, बैंक का एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी एसबीआई दीजिए, आईबीपीएस दीजिए, आप आरबीआई का एग्जाम दीजिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला। अब ऐसा नहीं है कि सारा बैंकिंग होगा, कुछ बीच में बैंकिंग आ जाता है, तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट वाले अब फिर उसके बाद भी तो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यू कैन स्किप थोड़े से क्वेश्चंस बीच में। तो 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च बाय एचडीएफसी बैंक, बहुत ज्यादा पब्लिसाइज कर रहा है एचडीएफसी बैंक इसको, आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में आ ही जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने 30 मिनट में कार लोन देने की बात, मतलब एक्सप्रेस कार लोन जिसको वो कह रहा है, लॉन्च किया है। याद रखिएगा किस बैंक ने किया है, एचडीएफसी बैंक ने किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड स्पाइस जेट एंड एक्सिस बैंक, स्पाइस जेट एंड एक्सिस बैंक का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। मतलब एलआईसी ने इशू किया इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। तो अब इसका वर्थ क्या है, 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ जो है वो निकला, आपने देखा एलआईसी का वो है। तो वर्थ आपसे पूछी जा सकती है, 21,000 करोड़ इसकी वर्थ है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखनी है कि गवर्नमेंट इसमें अपना शेयर बेच रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कितना परसेंट बेच रही है, तो 3.5% बेच रही है। तो जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसे हिंदी में विनिवेश कहा जाता है। तो वो जो विनिवेश हो रहा है, जिसका मतलब आसान भाषा में कि गवर्नमेंट अपना शेयर बेच रही है, 3.5% शेयर गवर्नमेंट बेच रही है, इंडियन एलआईसी में बेच रही है। इंडियन बैंक अनवेल्स डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन, ई ब्रोकिंग। अब ये इंडियन बैंक का मतलब ये नहीं है कि इंडिया का बैंक है, लोगो देखिए वहां पे, हम इंडियन बैंक, जिसका नाम, जिस बैंक का नाम इंडियन बैंक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इंडियन बैंक अनवेल क्या क्या निकाला है एक्चुअल में, क्या वो लॉन्च कर रहे हैं, तो डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन, ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है। किसने? इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको पता है, ठीक से पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम वैसे ही क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन से आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जॉइंट वेंचर है किसका? जनरल इंश्योरेंस फर्म टू बी सेटअप बाय पेटीएम। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर कंपनीज हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इतना पॉपुलर टाइप होगा तो वो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करता रहता है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो हम यहाँ पे पेटीएम के बारे में पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस फर्म टू बी सेटअप बाय पेटीएम। यहाँ पर देख लीजिए पक्का से कि ये पेटीएम है जो जनरल इंश्योरेंस फर्म को सेट करने की बात कर रही है। सेपरेट रूरल बैंकिंग वर्टिकल एस्टैब्लिश्ड इन एचडीएफसी बैंक। रूरल बैंकिंग के लिए एक अलग वर्टिकल इस्टेब्लिश करने वाला बैंक एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक टू ओपन 150 ब्रांचेस दिस ईयर इन यूपी। हर जगह पे आप एचडीएफसी की ब्रांच देखते हो और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे, मेट्रोज के अंदर तो बहुत ज्यादा आपको दिखता होगा, एचडीएफसी की ब्रांच दिख जाती है। तो वैसे ही इनकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं। अब ये कह रहे हैं यूपी के अंदर 150 ब्रांचेस और खोल देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एचडीएफसी कह रहा है, इस साल की बात कर रहा है, ये परमानेंट की बात नहीं कर रहा, आगे और भी बढ़ाता रहेगा। फोन पे टू बाय फिनटेक फर्म्स, वेल्थ डेस्क एंड ओपन क्यू। अब आप ये सोचिए ना, फोन पे और गूगल पे कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो इनका एक्विजिशन भी आपको याद करना पड़ेगा। तो फोन पे जो है वो ओपन क्यू और वेल्थ डेस्क फिनटेक फर्म्स हैं, ये इनको अक्वायर करने वाला है, इनको खरीदने वाला है। नाम इनका पूछा जाएगा और आपने नाम सुना ही नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। ओपन क्यू वेल्थ डेस्क, फोन पे खरीद रहा है इन फिनटेक फर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग और फाइनेंस में बाय जुलाई 2022 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू बी सेट अप इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन अच्छा है ना, ध्यान से देखिए। अब 75 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम तो नहीं शायद आप याद करना चाहोगे, वो पॉसिबल भी नहीं है कि कहां पर
हो रहा है ऐसा। तो जुलाई 2022 तक कहा जा रहा है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली जाएंगी। हम कह रहे हैं मतलब, तो वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स किन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो हम कह रहे हैं 75 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसमें ऐड किए जाएंगे, जहां पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स काम और मतलब स्टार्ट करेंगी, ऑपरेट करेंगी। अब आप यहां पर देखिए इन्वॉल्व्स, देखिए एक कंसर्न आपको अगर ये समझ में ना आ रहा हो कि 75 यूनिट्स खोल दी, कौन पता नहीं इन्वॉल्व है, तो आप मेरी बात सुनिए। जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अवेलेबल कराएगा तो उसमें मतलब सारे ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, उसमें 10 प्राइवेट बैंक्स हैं, उसमें एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये आपको याद रखना है, ये ब्रेकअप याद कर लीजिएगा कि पब्लिक सेक्टर तो सारे, ठीक है, 10 प्राइवेट और हम कह रहे हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जो ये हम कह रहे थे कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स नए ऐड करेगा उनके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ये अपने लगा रहे हैं, अपने खोल रहे हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स 820 करोड़ फंड फॉर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है, आईपीबी लिख दिया है मैंने, बट वो शायद बहुत क्लियर सा ही है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव क्या किया है, 820 करोड़ का फंड, किसके लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 820। देखिए मैंने उतना ही हाईलाइट किया जितना आपको पढ़ना है, 820 करोड़ का फंड। इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको बता दूं डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस कोई प्रोवाइड कराता नहीं है, इसीलिए पहला है, थोड़ा अलग हो गया ना, इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा। पीएनबी मेटलाइफ जो है वो अवेलेबल करा रहा है पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आईसीआईसीआई बैंक साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्रिटिश बैंक, तो हम क्या कह रहे हैं, सैंटेंडर, आईसीआईसीआई बैंक ने एमओयू साइन किया है एक ब्रिटिश बैंक के साथ, हम कह रहे हैं जिसका नाम क्या है, सैंटेंडर यूके। तो सैंटेंडर आप सिर्फ इतने से याद करिए, चल जाएगा। अब किसी कैटेगरी में नहीं डाल पा रहे इनको तो मिसलेनियस टाइटल रख दिया है, टॉपिक नहीं दे पा रहे, तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे। अब यहाँ पर पढ़िए नाम क्या है, पहले आसानी पढ़िए, इसको आसानी मत पढ़िएगा। तो आसानी है ये साइक्लोन, साइक्लोन क्या है, आसानी है, हम कह रहे हैं। अब ये मीनिंग जो दिखा रहे हैं वो रैथ दिखा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन मतलब ज्यादातर लोग इसको रैथ बोलते हैं, जो काफी डिक्शनरीज रॉथ बताती है, जिसका मतलब गुस्सा होता है। तो हम कह रहे हैं एंगर, रॉथ मीन्स एंगर, आसानी साइक्लोन है जिसका मीनिंग हम रॉथ बता रहे हैं। फॉर्म्स ओवर बे ऑफ बंगाल, ऐसा पिक्चर लगाया ताकि आप जल्दी से रिलेट कर लो। बे ऑफ बंगाल, आसानी, रॉथ। नेक्स्ट, ये नाम किसने दिया, श्रीलंका ने दिया, याद रखिए। इंडिया का 52वें नंबर का और चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व राजस्थान में रामगढ़ विषधारी सैंक्चुरी, तो सैंक्चुरी तो है ना, पहले से ही है, हम कह रहे हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। तो रामगढ़ विषधारी सैंक्चुरी को रामगढ़ विषधारी सैंक्चुरी को राजस्थान की चौथी और इंडिया की 52वीं टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, प्लीज याद रखिए। और राजस्थान की भी चौथी है, ये सोचिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा, राजस्थान वैसे भी बहुत बड़ा है। तो 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी फैक्ट्री अनअर्थड एट इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट पे, हम कह रहे हैं राखीगढ़ी हरियाणा में, प्लीज याद रखिए। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना बड़ा था हम सब जानते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे खोज चलती रहती है, एक्सकेवेशन चलती रहती है, जो हिस्टोरियंस है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो अब ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, आप हिस्ट्री में अगर आपके एग्जाम में राखीगढ़ी से क्वेश्चन आए तो आप पक्का यही सोचोगे ना, राखीगढ़ी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जबकि वो क्वेश्चन क्या है, उसका रेलेवेंस देखिए, आज से उसका रेलेवेंस आपको मिल गया। राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता है कि राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। मैंने आपको क्या कहा, आपको क्या याद रखना है, 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है, अनअर्थ की गई है राखीगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल इन न्यूज। अब यहां पर जरा पढ़िए, फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन हेराक्लियन ग्रीस। दोबारा, पहली इंडियन जिन्होंने गोल्ड जीता
जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता। जगह कहां थी जहां पर ये चैंपियनशिप हो रही थी? हेराक्लियन, ग्रीस। नाम है इनका, पहले 45 केजी वाली कैटेगरी है, जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, ये भी पढ़िए। नाम है हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ 45 केजी कैटेगरी है। वेन्यू भी याद रखिए, जो गोल्ड लाए हैं उनका भी नाम याद रखिए, कौन सी चैंपियनशिप जीती है उन्होंने, मतलब किस में गोल्ड लाए हैं वो भी याद रखिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, यू कांट इवन इमेजिन। प्लीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड देखिए जरा, फर्स्ट इंडियन। अब यहां पर एक और बात देखिए, और बड़ी बात, पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 8,000 मीटर प्लस पीक्स। अच्छा, हिमालय की बात करते हैं या ऐसे ही जनरल हम बात करें तो आप ये सोचिए कि आपने सोचा कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा, या जो भी आपने सोचा, 8,000 प्लस की बात हो रही थी। तो यहां पर हम कहना ये चाह रहे हैं, ऐसी पीक्स 5 बार चढ़ गई प्रियंका मोहिते जिनका हाइट 8,000 मीटर से ज्यादा है। दोबारा सुनिए, 8,000 मीटर से ज्यादा वाली पीक 5 पर प्रियंका मोहिते ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जो ऐसा कर पाई। कितनी बड़ी बात है, देखिए जरा। पद्म विभूषण शिव कुमार शर्मा जी की अभी हाल फिलहाल डेथ हुई है, आप जानते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इनका नाम दे दिया जाएगा कि शिव कुमार शर्मा जी किससे एसोसिएटेड थे, तो ये संतूर बजाते थे। प्लीज याद रखिए, ये संतूर से एसोसिएटेड है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। पद्म विभूषण थे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू इलेक्टोरल मैप फॉर JNK। अच्छा, अब न्यू इलेक्टोरल मैप का मतलब हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सीट्स हैं उनके डिसीजन की बात हो रही है कि जम्मू से 43 और कश्मीर से 47, तो टोटल 90 सीट्स वाला इलेक्शन। गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू इलेक्टोरल मैप फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो सीट्स याद रखिएगा क्योंकि ये हाल फिलहाल हुआ है, इसीलिए आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। जम्मू से 43 और कश्मीर से 47। हेड ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की, तो हेड ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन में थोड़ा सा आप इसको ना, इस वाली चीज को इससे भी एसोसिएट करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं आपको ये ना लग जाए कि डिलिमिटेशन कमीशन में कहीं से भी उठा के लेके आ गई, नहीं नहीं, मैं आप साथ में अभी समझ जाएंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूं। डिलिमिटेशन कमीशन, कुछ कुछ जगह बाउंड्री कमीशन तक लिख देते हैं। तो लोकसभा जो है, मतलब आप ये समझिए कि स्टेट्स के असेंबलीज जो है, स्टेट्स के असेंबलीज का लोकसभा में सपोज करिए रिप्रेजेंटेशन की अगर बात हो, तो हम कह रहे हैं कि इसे रीड्रॉ किया जाएगा, रीड्रॉ किया जाएगा स्टेट की असेंबलीज को। तो स्टेट की असेंबली को रीड्रॉ करने का मतलब, या ऐसी लैंग्वेज का क्या मतलब है, तो हम सेंसस के हिसाब से, 2001 के सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होता है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होता है। लेकिन ये सेंसस कौन से के हिसाब से? 2001 वाले। सेंसस कोई भी हो, उससे कोई बात मतलब नहीं है, आपको सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब बता रही हूं कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी कि स्टेट, इस स्टेट का इतना रिप्रेजेंटेशन होगा स्टेट की असेंबलीज के अंदर या फिर लोकसभा के अंदर, तो वो डिलिमिटेशन कमीशन वाली बात वहां पे चल रही है कि इन्हें स्टेट्स के असेंबली में और लोकसभा में सिर्फ प्रेजेंट कर दिया जाएगा कि इतना इतना रिप्रेजेंटेशन है, तो स्टेट असेंबली कुछ कर नहीं सकती है उस पर, लेकिन उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं ये कहना चाह रही हूं, हेड ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन की बात इसीलिए आई क्योंकि जम्मू और कश्मीर में भी सीट्स की ही बात हो रही है, आप देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओल्ड पेंशन स्कीम्स टू बी रीइंस्टेटेड इन छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। आपको बता दूं, सबके सब स्टेट्स ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। आप जानते हैं पेंशन स्कीम या बंद हो गई है
या कुछ कुछ कर दिया गया है। तो आपको बता दूं, ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस के टाइम वाली बहुत बहुत अच्छी स्कीम, जो आप जानते हैं कि सब आपके पेरेंट्स वगैरह में भी कोई ना कोई होगा जिसको पेंशन मिल रही होगी। तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को लगा दिया है। याद रखिए, इससे फायदा होगा लोगों को, आप जानते ही हैं। तो सब जगह सारी स्टेट्स में ये चाहते हैं लोग, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर दिया। लोक मिलनी स्कीम है, पंजाब में चलाई है कि भाई पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं उसमें मिल करके उनसे समाधान किया जाएगा, देखते हैं वो भी। तो लोक मिलनी पंजाब, रेड्रेसिंग पब्लिक कंप्लेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर वो पूछ रहे हैं तो नाम से भी आप थोड़ा बता पाएंगे कि लोक मिलनी है तो पंजाब की बात हो रही है। इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन्ड ओटीटी। अच्छा ये सोचिए ना, अगर आपसे कोई सिर्फ सी स्पेस पूछ ले कि सी स्पेस क्या है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, किस स्टेट का है, तो केरला का है। लेकिन अगर केरला की बात हुई, आपको लगा कि किसी स्टेट को ऐसी जरूरत क्या पड़ेगी, रीजनल लैंग्वेज को हमेशा ही प्रमोट करता है, सभी करता है। तो रीजनल लैंग्वेज में बनी हुई मूवीज को अगर जगह नहीं मिल पा रही है, ठीक से लॉन्च नहीं हो रहा है, या फिर कोई शोज बना रहे हैं वो ठीक से लॉन्च करने की जगह नहीं मिल रही है, तो केरला ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म बना दिया सी स्पेस का, ताकि रीजनल लैंग्वेज को अच्छे से प्रमोट भी किया जा सके। तो श्रेष्ठा जी पढ़ लीजिए, आपको जैसे भी पढ़ना है। प्रोजेक्ट है, इसको $350 मिलियन वर्ल्ड बैंक से मिले हैं, ठीक है। श्रेष्ठा जी जो कैंपेन है उसको मिले हैं $350, मतलब $1 मिलियन मिले हैं। अब श्रेष्ठा में एस सिस्टम्स है, ये देख लीजिए, आर रिफॉर्म है, ई एंडेवर है, एफर्ट एंडेवर, और हम यहां पे कह रहे हैं जो ये STHA है, तो ये जो T है और जो H है वो तो ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ है, ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ है, और A से अचीवमेंट है और G से गुजरात है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी याद करना आपके लिए जरूरी है। बीच में एस कहाँ गया वो आपको नहीं ढूंढना है, वो ऐसा ढूंढना नहीं है, उसमें आप छोड़ दीजिए। तो सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, याद रखिएगा, फुल फॉर्म आ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जुड़ा हुआ है, $350 मिलियन की हेल्प दे रहा है, मतलब दे रहा है तो वो लगा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट बायोगैस पार्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन, ऐसा बनाया है, पिक्चर भी जान के, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखते हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है, महाराष्ट्र मतलब मुंबई की बात हो रही है पर्टिकुलरली, कि इंडिया में पहला बायोगैस पार्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। जगह कौन सी है? मुंबई। तो याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, इनॉग्रेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो अब नया इनॉग्रेशंस क्या है? इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी ओपन्स इन न्यू दिल्ली, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। तो ये एक्सीलेंस खादी न्यू दिल्ली में खुला, याद रखिएगा। तो सेंटर, खादी सेंटर न्यू दिल्ली। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड, ज्यादातर आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, नेट ग्रिड। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस कहां पर खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है। नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ये पिक्चर्स के साथ थोड़ा सा एसोसिएट करने की कोशिश करिए, इससे आप रिटेन कर पाएंगे बेहतर तरीके से। नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी ओपन्स एट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब हैदराबाद। याद रखिएगा दो चीजें, क्या बोला मैंने? नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी खुली है, किसने खोली है, कहां पर खोली है? तो हम कह रहे हैं ओपन्स एट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब, और ये कहां पर है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में खुला है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस न्यूज पे आ जाते हैं। डिफेंस न्यूज आपको इंटरेस्ट वाली चीज लगती है, आप याद कर लेते हो, मुझे पता है। तो सुनते हैं पहला क्वेश्चन। इंडिया का न्यू वॉरशिप, इंडिया का न्यू वॉरशिप INS उदयगिरी, INS उदयगिरी। अब ये है क्या? सेकेंड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। कभी कभी ऑप्शन में ऐसी टेढ़ी चीजें पूछ ली जाती हैं, ऐसी डिफिकल्ट चीजें पूछ ली जाती हैं, चाहे वो क्वेश्चन घुमा के दे दे, आप तब भी समझ जाओगे। INS उदयगिरी की बात हो रही है। INS उदयगिरी सेकेंड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। INS सूरत, देखिए अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं क्या बात कर रही हूं, कि मैं स्टेल्थ
बात करने लगी और मैं ये क्या छुपा छुपा बोल रही हूँ, एक्चुअल में हम वॉरशिप्स डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये वॉरशिप्स है, आपको ये तो समझना है ना कि ये वॉरशिप्स हैं। आप बस सिर्फ इनके नाम पढ़ रहे हो कि INS उदयगिरी क्या है, आपसे कोई डिटेल में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, INS सूरत चौथे नंबर का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर बड़ी चीज होती है, फ्रिगेट भी, फ्रिगेट का मतलब भी वही है, वॉरशिप ही है, लेकिन वो आप ये समझिए कि डिस्ट्रॉयर से थोड़ा सा लाइट। हम कह रहे हैं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B, ये 17A का था, ये 15B का है, INS सूरत। बिल्ट बाय माझगांव डॉक्स लिमिटेड, माझगांव डॉकयार्ड, हम कह रहे हैं माझगांव डॉक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है, इनको बनाया है। फोर्थ इंडिया बांग्लादेश नेवल कॉर्पैट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल होता है ये, चौथे नंबर का इंडिया और बांग्लादेश का नेवल कॉर्पैट, नेवल एक्सरसाइज मतलब हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, पेट्रोल वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हेल्ड इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल भी बहुत बड़ा है ना, तो उसके नॉर्दर्न पार्ट में ऐसा प्रिसाइज लोकेशन टाइप बताया गया है कॉर्पैट के लिए, किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, याद रखिएगा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथे नंबर का था वो। इंटरनेशनल न्यूज में अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एनुअल मीट जो है 2022 वाला डावोस स्विट्जरलैंड में, और बार आप ज्यादातर डावोस ही तो सुनते हो, तो डावोस में, डावोस स्विट्जरलैंड में क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट 2022 वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ये जो हर कोई इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, 52वें नंबर का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीट, इसका थीम वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज। बहुत लंबा है लेकिन याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सुन लीजिए मैंने क्या कहा, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट एक थीम, दूसरा थीम हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज दूसरा थीम। तो दोनों थीम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीट में 2022 वाले हर हाल में याद रखिएगा पक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस जयशंकर, आपको पता है कौन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही हैं। तो एस जयशंकर ने अटेंड किया ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट जो चाइना ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, हम कह रहे हैं ये चाइना ने ऑर्गेनाइज किया था। एक्चुअल में अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, तो एस जयशंकर ने जो मीट अटेंड किया है होस्टेड बाय चाइना, होस्टेड बाय चाइना एक्चुअल में वर्चुअल मीट था जिसको एस जयशंकर अटेंड करा है, जिनको इन्होंने प्रेसिडेंट कोविंद, मतलब ये रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट कोविंद ने अभी इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेट किया है, देखिए ये थोड़ा और आपको अच्छा और बड़ा लगेगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी आपको बता दूं उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला था। आप खुद समझिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर, BR अंबेडकर की बात हम कर रहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर एवेन्यू एक स्ट्रीट, एक रोड, एक गली, डॉक्टर अंबेडकर एवेन्यू एक स्ट्रीट जिसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रेसिडेंट कोविंद ने। हम कह रहे हैं कहां पर, किंगस्टन जमैका में, कंट्री है जमैका आप जानते हैं, तो किंगस्टन जगह है जहां पर हम स्ट्रीट का नाम डॉक्टर अंबेडकर एवेन्यू बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं किंगस्टन जमैका में प्रेसिडेंट कोविंद ने इनॉग्रेट किया है इसको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा होगा आपको सेशन तो लाइक दबाइएगा, नहीं समझ में आया होगा दोबारा भी देख सकते हैं और लैंग्वेज इंग्लिश भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।